नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है श्याम शरण के द्वारा। देखो, जब भी इंडिया और चाइना के बीच कोई बायलैटरल समिट ऑर्गेनाइज होता है, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मीडिया बहुत ज़ोर शोर से उस इवेंट को कवर करता है और कहा जाता है कि दोनों देश इस समिट के साथ ही एक नए ईरा में एंटर कर गए हैं। जबकि देखो, वो लोग जो डिप्लोमेसी को समझते हैं उनको पता होता है कि इस समिट से कुछ खास नहीं निकल के आया है। पिछले साल वुहान में इंडिया और चाइना के बीच इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था और इस साल भी ममल्लापुरम में सेकंड इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज हुआ इंडिया और चाइना के बीच। क्या कुछ ठोस निकल के आया? नहीं। देखो, दोनों समिट्स ने एक अच्छा काम ये किया, डिफरेंसेस को डिस्प्यूट्स में बदलने से रोका। एग्जाम्पल के तौर पर 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आ गई थी और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल थी। लेकिन वुहान समिट ने टेंशंस को डिफ्यूज करने का काम किया। उसी प्रकार से ममल्लापुरम समिट से पहले जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को लेकर दोनों देशों के बीच डिफरेंसेस थे, लेकिन उन डिफरेंसेस को डिस्प्यूट में बदलने से रोका ममल्लापुरम समिट ने। बट क्वेश्चन ये उठता है, जो बड़े इश्यूज हैं अभी फिलहाल इंडिया और चाइना के बीच, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट की आप बात कर लीजिए। क्या बॉर्डर डिस्प्यूट को किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, इसको लेके कोई सीरियस चीज़ डिसाइड हुई, कोई सीरियस एग्रीमेंट साइन हुआ? नहीं हुआ। तो कहने का मतलब राइटर का ये है, जब भी इंडिया और चाइना के बीच बायलैटरल समिट ऑर्गेनाइज होता है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, शोर शराबा ज़्यादा होता है, निकल के बहुत कम आता है। बट अब आप ध्यान से सुनिएगा, 2003 से लेके 2007 के बीच 2003 से लेके 2007 के बीच इंडिया और चाइना के बीच जो बायलैटरल समिट ऑर्गेनाइज हुए थे, उनमें काफ़ी कुछ निकल के आया था। उन समिट्स की आउटकम अच्छी थी। ऐसा क्यों? रीज़न हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं किस प्रकार से 2003 में और 2005 में जब इंडिया और चाइना के बीच बायलैटरल समिट ऑर्गेनाइज हुए थे तो उन्हें आप सक्सेसफुल बायलैटरल समिट कह सकते हो। पहले हम बात करते हैं 2003 के समिट की। 2003 में भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और चाइना के राष्ट्रपति थे हु जिनताओ। दोनों के बीच समिट ऑर्गेनाइज हुआ। अहम आउटकम ये निकली, दोनों देशों ने समिट में ये तय किया, एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि बाउंड्री इशू जो है इंडिया और चाइना के बीच, उसका पॉलिटिकल सेटलमेंट निकाला जा सके। और इसके साथ साथ चाइना ने सिक्किम को इंडिया का पार्ट मान लिया था। इससे पहले सिक्किम पर भी चाइना क्वेश्चंस रेज करता रहता था। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप कह सकते हो 2003 में जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ वो काफ़ी सक्सेसफुल था। लेकिन 2 साल बाद 2005 में जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ वो तो देखो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल था। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे और वैन जियाबाओ चाइना के प्रीमियर थे जिन्होंने समिट में पार्टिसिपेट किया। क्या कुछ डिसाइड हुआ इस समिट में? इस समिट में एक चीज़ तो देखो इंपॉर्टेंट ये डिसाइड हुई कि किन प्रिंसिपल्स पर या किन पॉलिटिकल पैरामीटर्स पर इंडिया और चाइना के बीच जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसे सोल्व किया जा सकेगा। तो जो बाउंड्री प्रिंसिपल्स पर सहमति बनी थी वो इंडिया के हित में थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रिंसिपल ये था कि जो प्रोमिनेंट जोग्राफिकल फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई नदी है, ऐसे प्रोमिनेंट जोग्राफिकल फीचर्स डिटरमाइनिंग फैक्टर होंगे बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। नदी के इस पार चाइना, नदी के पास इस पार इंडिया। तो ये प्रिंसिपल जो डिसाइड हुआ था, इस प्रिंसिपल पर जो सहमति बनी थी वो इंडिया के हित में था। दूसरा प्रिंसिपल जिस पे सहमति बनी थी, सेटल्ड पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझाते वक्त। इशारा साफ तौर पर तवांग की तरफ था। तवांग वैसे अभी अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन चाइना तवांग पर अपना क्लेम करता रहता है। चाइना बोलता है तवांग तिब्बत का पार्ट है। लेकिन जब इस प्रिंसिपल पर सहमति बनी कि जो सेटल्ड पॉपुलेशन है उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा, तो ऐसा लगने लगा था जैसे तवांग पर भी चाइना अपना दावा छोड़ देगा।
इसके अलावा इस समिट में 4 और पॉइंट्स पर सहमति बनी थी। पहला पॉइंट, इंडिया चाइना के लिए थ्रेट नहीं है और चाइना इंडिया के लिए थ्रेट नहीं है। दूसरा पॉइंट, दोनों देशों के लिए इनफ रूम है एशिया में, दोनों वर्ल्ड में रिसर्जेंट पावर्स हैं। देखो, रिसर्जेंट पावर्स वो पावर्स होती हैं जिनका पास्ट काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस होता है, जैसे इंडिया और चाइना। आपको पता है बहुत ही इनकी ग्लोरियस सिविलाइजेशंस रही हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, इनको गुलाम बनाया गया, लेकिन अब एक बार फिर से ग्रो कर रही हैं इंडिया और चाइना। तो ऐसी पावर्स को कहा जाता है रिसर्जेंट पावर्स। तीसरा पॉइंट, इंडिया और चाइना रिलेशंस की अब स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल डायमेंशन भी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। चौथा पॉइंट, इंडिया और चाइना को बॉर्डर डिस्प्यूट जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, ताकि दोनों देशों के रिलेशंस में जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है उस पर फोकस किया जा सके। तो इन 4 पॉइंट्स पर सहमति बनी थी 2005 के समिट में। अब क्वेश्चन देखो, फिर से वही आ जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 2003 और 2005 के समिट ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुए और हाल ही में जो समिट्स ऑर्गेनाइज हुए थे इंडिया और चाइना के बीच, वो ज़्यादा सफल साबित नहीं हुए। आप कंटेक्स्ट देखिए, किस कंटेक्स्ट में 2003 और 2005 के समिट ऑर्गेनाइज हुए थे। उस समय देखो, इंडिया काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा था। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी 8 से 9% के बीच। इंडिया बाकी पावर्स के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा था और कई देशों के साथ कर भी लिए थे। इंडिया और यूएसए के बीच न्यूक्लियर डील साइन होने वाली थी। कई सारे एक्सपर्ट्स इंडिया को दूसरा चाइना बता रहे थे। इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रहा था दूसरे देशों के लिए, ना सिर्फ कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से बल्कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से भी। चाइना ने भी रिकॉग्नाइज़ किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का लीडर है इंडिया और इंडिया एक कन्वीनिंग पावर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, 2003 के समिट से पहले ऐसा लग रहा था कि जल्द ही इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा। इसलिए चाइना को भी थोड़ा डर लग रहा था। इंडिया के कंसर्न्स के प्रति चाइना सेंसिटिव था, क्योंकि देखो, जब ऐसा लगता है कि ये देश जल्द ही एक बहुत बड़ी पावर बन सकता है, तो बाकी देश भी उस देश का सम्मान करना स्टार्ट कर देते हैं, उस देश के साथ डिफरेंसेस डेवलप करने से हिचकते हैं। लेकिन आज हालात थोड़े विपरीत हैं। हमारे देश की इकोनॉमी 6% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है। चाइना की इकोनॉमी का साइज़ है $14 ट्रिलियन और हमारी इकोनॉमी का साइज़ है सिर्फ $3 ट्रिलियन। हम काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुके हैं चाइना के मुकाबले में। चाइना को इंडिया की मार्केट में इंटरेस्ट है। जैसे चाइना की टेलीकॉम कंपनी है हुआई, जिसने 5G नेटवर्क में महारत हासिल कर ली है और इंडिया में वो ट्रायल्स करना चाहती है। तो इंडिया के पास ये एक लिवरेज है। यूएसए हमें मना करता है कि आप चाइना की इस टेलीकॉम कंपनी को अलाउ मत कीजिए इंडिया में 5G नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए, जबकि चाइना ये चाहता है इंडिया ऐसी कोई रोक ना लगाए। तो इंडिया ने भी चाइना को बोला कि भैया ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, इसे कम कीजिए। चाइना ने कहा कि हम आपके कंसर्न से वाकिफ़ हैं, तो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए गए हैं। दोनों देशों के जो मिनिस्टर्स हैं वो आपस में बातचीत करेंगे ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए। इंडिया की मांग ये है चाइना अपनी मार्केट को ओपन करे। चाइना ऑलरेडी देखो फ़ोन की मार्केट में एक बड़ा प्लेयर है। ओप्पो, वीवो, ये सारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये चाइनीज़ हैं, और धीरे धीरे पेमेंट्स के क्षेत्र में भी चाइना एक बड़ा जाइंट बन के उभरेगा इंडिया में। और ये जो टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस हैं ये भी चाइना की हैं, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअरशिप है इंडिया में। तो कहने का मतलब देखो यही है, 2003 और 2005 के समिट इसलिए सक्सेसफुल साबित हुए क्योंकि उस समय चाइना सेंसिटिव था इंडिया के कंसर्न्स के प्रति। इंडिया बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हो रहा था, लेकिन आज हालात चेंज हो चुके हैं। आज चाइना को लगता है इंडिया कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है, इसलिए चाइना इंडिया के कंसर्न्स पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। चाइना ये चाहता है इंडिया को प्रिवेंट करना, इंडिया को रोकना कि इंडिया कोई ऐसी पॉलिसी ना अडोप्ट करे जिससे चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो हर्ट होते हों। जबकि चाइना खुद कोई कंस्ट्रेंट एक्सेप्ट नहीं करता जिससे इंडिया के कंसर्न्स हर्ट होते हों। एग्जाम्पल
जम्मू एंड कश्मीर का इशू, मसूद अजहर का इशू, कितनी मुश्किल से चाइना ने हाँ भरी मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए। इवन जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है, इस पर चाइना ने ऐसा काम किया जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट था, पाकिस्तान का साथ दिया। तो चाइना खुद तो कोई अपने ऊपर कंस्ट्रेंट रखना नहीं चाहता, भाई इंडिया के जो कंसर्न्स है उसका भी सम्मान करें, लेकिन इंडिया से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे चाइना के जो कंसर्न्स हैं वो हर्ट होते हों। ये देखो एक बड़े पावर की निशानी है, बड़ा पावर इसी प्रकार से बिहेव करता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, इंडिया को क्या करना चाहिए चाइना से निपटने के लिए? अगर इंडिया ने कुछ नहीं किया तो इंडिया को तैयार रहना चाहिए चाइना डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर में रहने के लिए। क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? ना, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या करना चाहिए इंडिया को? सबसे पहले तो देखो वही बात, पावरफुल की हर कोई सुनता है, स्ट्रॉन्ग की सब हर कोई सुनता है, और यही बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी लागू होती है। जब हम तेजी से ग्रो कर रहे थे तो चाइना इंडिया की सुनता था, इंडिया के कंसर्न्स के प्रति सेंसिटिव था। आज हमें फिर से वही सस्टेन्ड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को अचीव करना होगा। इंडिया और चाइना के बीच जो पावर गैप है, उस गैप को इंडिया को कम करने की कोशिश करनी होगी, तभी चाइना इंडिया की सुनेगा, अदरवाइज चाइना इंडिया को इग्नोर करेगा। दूसरा स्टेप इंडिया को ये लेना होगा, वो पावर्स जो चाइना को कंटेन करना चाहती हैं, या फिर वो देश जिनके जो इंटरेस्ट हैं वो इंडिया के इंटरेस्ट के साथ कन्वर्ज हो रहे हैं, कम से कम चाइना के संदर्भ में, उन देशों के साथ इंडिया और ज़्यादा कोऑपरेट करे। इशारा यहाँ पर साफ तौर पर यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की तरफ हैं। ये देश भी नहीं चाहते कि चाइना सुपर पावर बन जाए, चाइना अपनी मनमानी करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2017 में एक ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, जिसमें 4 देश हैं, जापान है, यूएसए है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में इस ग्रुप को अपग्रेड करके मिनिस्ट्रियल लेवल का ग्रुप बना दिया गया, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा देखो इसी पॉइंट में मालाबार एक्सरसाइज अभी मिलकर कंडक्ट की जाती है इंडिया, जापान और यूएसए के द्वारा। इस एक्सरसाइज में हम ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर सकते हैं, ये लॉजिकल स्टेप होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये दिया जाता है, इंडियन ओशन में अभी देखो इंडिया की नेवी के पास एज है, लेकिन चाइना की सबमरीन्स काफ़ी बार देखी जा सकती हैं इंडियन ओशन में। चाइना ये चाहता है इंडिया की डोमिनेंस को इंडियन ओशन से ख़त्म किया जाए। तो हमें आवश्यकता ये है कि हम हमारी नेवी को और ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, ताकि इंडियन ओशन में इंडिया की जो डोमिनेंस है उसे बरकरार रखा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया को क्या करना चाहिए? हमारा जो नेबरहुड है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सभी देश, हमें इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब देखो ये चाइना के पाले में चले जाते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे बैकयार्ड में चाइना अपना दबदबा साबित करता जा रहा है, ये इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम हमारे पड़ोसी देशों पर ध्यान देंगे, उनके साथ हम फिजिकल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ज़्यादा हमारी होगी हमारी पड़ोसी देशों के साथ, तो हम हमारे पड़ोसी देशों को रोक सकते हैं चाइना के पाले में जाने से। अभी देखो कहा यह जाता है, इंडिया बड़े बड़े वादे तो कर देता है कि हम ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन इंडिया डिलीवर नहीं कर पाता। लेकिन चाइना बातें कम करता है, डिलीवर ज़्यादा करता है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना होगा। पांचवा पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट है, इसमें यह कहा जाता है करंट जो हमारे देश में पॉलिटिकल लीडरशिप है, उस लीडरशिप के पास एबिलिटी है कि वो नेशनल ओपिनियन को मोबिलाइज कर सके और टफ डिसीजंस ले सके। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो इंडिया और चाइना के बीच अभी बॉर्डर डिस्प्यूट है। बॉर्डर डिस्प्यूट आपको भी पता है, ऐसा तो सोल्व नहीं होता है कि चाइना हमारी सारी बातें मान लेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, तभी ये बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व होगा। अब देखो देश में लीडरशिप अगर कमज़ोर हो तो इस प्रकार के टफ डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, लेकिन अगर लीडरशिप मजबूत हो ना तो वो पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर लेते हैं। अरे ये सेक्रीफाइस करना इंडिया के फायदे में है, तो इससे जनता को उतना बुरा नहीं लगता। अगर लीडरशिप कमजोर हो तो अपोजिशन पार्टी पूरा ऐसा फैला देगी कि इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट किया जा रहा है, सरकार ने घुटने टेक दिए हैं चाइना के सामने, तो फिर डिफिकल्ट डिसीजंस लिए नहीं जा सकते। तो राइटर यही कहना चाहते हैं, करंट लीडरशिप मजबूत है, डिफिकल्ट डिसीजंस लिए जा सकते हैं और उनको लेने की आवश्यकता है। अगर अभी टफ डिसीजंस नहीं लिए जा सकेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा कि चाइना डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो गया है।
इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।